हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 31st क्लास है, 310 तक क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। आई होप आपके लिए वो बेनिफिशियल रहे हों। आगे की क्वेश्चंस हमें आज डिस्कस करने हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम लाइज इन इज यूजिंग। तो जहां पे आप ये चाहें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस रहे, सो आप कौन सी चीज पे फोकस करेंगे? टीचर सेंट्रिक अप्रोच, कंटेंट सेंटर्ड या एग्जामिनेशन सेंटर्ड या लर्नर सेंट्रिक? सो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अहमियत देना चाह रहे हैं ना। तो जब आप लर्नर सेंट्रिक अप्रोच को इम्प्लीकेट करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो मतलब वहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ज्यादा कंसर्न है हम लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में। While measuring intelligence, which tests assume that up to certain chronological age, intelligence reaches at a peak. So, आप कौन से टेस्ट से ये बताए, मतलब कौन सा टेस्ट इसमें है जब वो मेजर करता है तो वो बोलता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक तो ये इंटेलिजेंस बढ़ती ही जाएगी, एक रीच पीक तक पहुंचेगी, उसके बाद डाउन हो सकती है। ठीक है, सो वो वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट जो हैं, यानी जो एकेडमिक अचीवमेंट या पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे चीजें हो रही हैं, वो हम मान के चलते हैं कि एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल एज तक तो वो चीजें बढ़ेंगी ही, हम एक पीक पे पहुंचेंगी, ऐसा हम वर्बल और नॉन वर्बल में बोल सकते हैं। ठीक है जी। The first group intelligence test was developed for use in rating World War I military recruitment. So military recruitment के दौरान World War I में पहला ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट जो बनाया गया था वो कौन सा था? अमेरिकन कॉलेज टेस्ट, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड या आर्मी अल्फा? सो हम आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा दो टाइप के टेस्ट हमने उस टाइम पे डेवलप किए थे। सो आंसर क्या हो जाएगा जी? आर्मी अल्फा टेस्ट। Which one of the following statements best describes the mental health of the teacher? So एक टीचर की मेंटल हेल्थ को बेस्ट कौन सी चीज जो है वो डिस्क्राइब कर रही है? एक टीचर जो हैंडल करता है स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को विदाउट क्रिएटिंग फस, या फिर अ टीचर डील्स विद स्टूडेंट्स इन अ फ्रेंडली मैनर, अ टीचर कंट्रोल्स हिज और हर इमोशंस इन द क्लास, या फिर अ टीचर परसुएड्स हिज और हर स्टूडेंट्स टू फॉलो द रूल्स। सो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि टीचर बिल्कुल उनको बाध्य कर दे अपने रूल्स फॉलो करने के लिए या फिर कंट्रोल करे इमोशंस पे। वो जो है एक मेंटल हेल्थ टीचर की ठीक नहीं है उस टाइम पे अगर वो कंट्रोल कर रहा है तो या फिर ये एक तो हमारे पास ऑप्शन बचता है कि टीचर बच्चों के साथ फ्रेंडली मैनर में डील करे। ओके, और एक बचता है कि जब कोई प्रॉब्लम आए बच्चों को तो उसको बिना कोई फर्स्ट क्रिएट किए वो जो है उसको हैंडल करे। सो फ्रेंडली मैनर में तो बिहेव करे, ठीक है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम की सिचुएशन में भी कोई चीज बेटर तरीके से और कामली हैंडल कर रहा है, वो बेटर मेंटल हेल्थ टीचर की शो करता है। ओके, सो इसलिए ए ऑप्शन रहेगा कि टीचर स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बिना कोई फर्स्ट क्रिएट किए, बिना कोई और ऐसे कियोस क्रिएट किए उनको हैंडल कर रहा है। ठीक है, एडजस्टमेंट का प्रोसेस बिगिन विद, तो एडजस्टमेंट प्रोसेस किसके साथ शुरू होता है? टेंशन के साथ, टेंशन रिलीज के साथ, एफर्ट के साथ या नीड्स के साथ। तो एडजस्ट, आप सोचिए कि जब भी मान लो आप कहीं हॉस्टल में गए और आपको एडजस्ट करनी है, ठीक है, आपको अपने रूममेट के साथ एडजस्ट करना, तो वो आपकी जरूरत है ना कि आपको वहां रहना तो है ही, सो आप एडजस्ट करके बेटर तरीके से रहें। सो नीड के साथ शुरू होता है जी एडजस्टमेंट, ठीक है, और वो नीड के बाद आप एफर्ट करते हैं, तब जाके आप एडजस्ट करना शुरू करते हैं और फिर लास्ट में जाके आपकी टेंशन रिलीज हो जाती है। तो वो नीड के साथ एडजस्टमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। डिफेंस मैकेनिज्म्स जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी हैं आर यूज्ड बाय द, किस लिए यूज किए जाते हैं? वो ईगो यूज करता है उनको, सुपर ईगो, इद, या फिर ईगो अननोइंगली या फिर ईगो नोइंगली। सो ईगो यूज करता है जी इन डिफेंस मैकेनिज्म्स को, और वो भी अननोइंगली, अनकॉन्शियसली। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ रिसर्च डिपेंड्स ऑन, तो रिसर्च की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? हाई टेक्नोलॉजी की यूज पे, या डेडिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर की रिसर्चर बहुत डेडिकेटेड है, या अवेलेबल फैसिलिटी, या फिर ट्रेनिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। सो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी, फैसिलिटी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्वालिटी रिसर्च की, अगर बाकी सारी चीजें भी आपके पास हैं बट रिसर्चर डेडिकेटेड नहीं है तो क्वालिटी कैसे आएगी रिसर्च की? राइट, सो रिसर्च की क्वालिटी तब बेटर हो सकती है अगर रिसर्चर डेडिकेटेड है। सो क्योंकि रिसर्चर डेडिकेटेड होगा तो भले ही टेक्नोलॉजी ना हो, फैसिलिटीज ना हो, कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के करेगा कुछ ना कुछ। राइट, तो डेडिकेशन सबसे पहले जरूरी है, बाकी फैसिलिटीज वगैरह भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पे बेटर ऑप्शन हमारा बी रहेगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ रिसर्च, तो रिसर्च का क्या पर्पज नहीं होता है? टू कंस्ट्रक्ट सम सिचुएशन, कोई सिचुएशन कंस्ट्रक्ट करना, या रिव्यू करना एग्जिस्टिंग नॉलेज को, या टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, तो ऑब्वियसली एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना, या टू प्रोवाइड नॉलेज कंसर्निंग अचीविंग टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव। सो देखिए ये दोनों चीजें तो हैं, ठीक है, ये पर्पज रहेगा, हमसे पूछा नहीं रहेगा। सो जब आप रिव्यू करते हैं ना किसी पर्टिकुलर चीज को, सो रिव्यू मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो आपने क्या नई चीज रिसर्च की उसमें। ऑल्दो रिव्यू में भी हम कंक्लूजन पे तो पहुंचते हैं कि ये चीजें हो रखी हैं, इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं। सो आप रिव्यू कर रहे हो, रिसर्च नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो वो बी पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं रिसर्च का पर्पज नहीं होगा। हम रिव्यूज भी जब पब्लिश कराते हैं तो वो एक आर्टिकल की तरह, वो रिव्यू की तरह ही पब्लिश होते हैं कि आपने कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेपर्स थे उनको पढ़ा और उनको रिव्यू कर दिया, आपने एक जो है दोबारा से उनको देख के एक कंक्लूजन सा समरी सी चीज आपने बना दी, ठीक है। सो बी आंसर जो है वो इसका हो सकता है जी। Any concept can be expressed in quantitative value or qualitative value. So कोई भी concept जब qualitative या quantitative value की तरह आप दिखा सकते हैं। So देखिए variable जो है वो तो हम usually कि variable dependent है independent, हम quality नहीं quantity लेके चलते हैं, हम उसको change करते रहेंगे, ठीक है। फैक्ट में क्या होगा, हाँ फैक्ट कोई भी क्वालिटेटिव भी हो सकता है, फैक्ट कोई क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव इज लाइक कि भारत जो है 1947 में आजाद हुआ था, ये फैक्ट है। क्वांटिटी हमने वहां पे मेजरमेंट बता दी, टर्म बता दी एक को, ठीक है। क्वालिटेटिव में भी फैक्ट हो सकता है बिल्कुल कि फलाने ने जो है वो युद्ध उस टाइम पे ये युद्ध जीता था, तो वो क्वालिटेटिव फैक्ट हो गया। थियरी में हम यूजुअली क्वालिटी की बात करते हैं, मेजरली थ्योरेटिकल पार्ट की, और प्रिंसिपल में भी ऐसा ही कुछ। तो हम फैक्ट को बोल सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वैल्यू को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो एक फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को ही हमने एक वैल्यू में दे दिया जो हम फैक्ट बोल रहे हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव, या टू वैनिश रिलेशनशिप। सो ऑब्वियसली एजुकेशनल रिसर्च है तो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, फैक्चुअल भी हो सकता है। बट वैनिश रिलेशनशिप ये कुछ नियम तो इनफैक्ट रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हम वैनिश करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। सो डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे नोट पूछा है जी। ओके, सो आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।